उनको ये देखने मिल रहा होगा कि जो रिवीजन सेशन चल रहा है, तो उसमें जो पेपर पैटर्न आपके हाथ में आ रहा होगा, उसमें विभाग एक ऐसे लिखा होता है ऊपर। विभाग एक, गद्य विभाग अंक 20, यानी आपके जितने भी लेसन्स हैं, वो लेसन पे केवल 20 अंक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें अ आ दो प्रकार के पठित गद्यांश यानी पढ़े हुए गद्य खंड के पढ़े हुए गद्य खंड, पढ़े हुए पाठों से दो जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। उसके मार्क्स होंगे 7+7, 7 और एक ऐसा प्रश्न होता है जो अपठित गद्यांश का होता है, जिसपे हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक एक लेसन लिया था अपठित गद्यांश पे, कि एक ऐसा पाठ होता है जिसके लिए कहा जाता है कि हम हमेशा कहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं आता है पेपर में जो किताब से बाहर का ना आए, किताब से बाहर का ना आए, पुस्तक से ही हर चीज आती है। तो बच्चों, यही एक ऐसा प्रश्न होता है जो हमेशा पुस्तक के बाहर का होता है, अपठित गद्यांश। प्रश्न क्रमांक 1, विभाग 1 का प्रश्न क्रमांक 1 ई, अपठित गद्यांश। 6 अंक का जो प्रश्न होता है, ये बाहर का प्रश्न होता है। एक एक गद्यांश दिया रहता है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, उसके नीचे प्रश्न दिए रहते हैं और उसका उत्तर आपको लिखना होता है उस गद्यांश को पढ़कर। उसके बाद विभाग 2, विभाग 2 होता है पद्य विभाग। पद्य विभाग पूरे अंक लेता है 12। उसमें भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अ और आ। अ प्रश्न में क्या होता है, कृति पूछी जाती है, प्रश्न होते हैं, आकृतियां बनी होती हैं और उसमें स्वमत होता है। परंतु जो पठित पद्यांश का आ प्रश्न होता है, वो केवल मात्र पद्य विश्लेषण का होता है। पद्य विश्लेषण मालूम होगा आप लोगों को कि उसमें लिखा होता है कवि का नाम, कविता का नाम, विधा का नाम, पसंदीदा पंक्तियां, पंक्तियां क्यों पसंद है, उनका अर्थ क्या है, ये सारी चीजें। और उसमें वो 6 अंक प्राप्त करना बहुत ही इजी होता है। ये 6 6 12 अंक का होता है। तो मुझे लगता है ये 12 अंक में से 8 अंक तो आराम से आप ले सकते हैं। विभाग 3 होता है पूरक पठन, जो कि आप जानते हैं आज का अपना टॉपिक भी यही है, पूरक पठन। विभाग 3 पूरक पठन अंक 8। इसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, गद्य, गद्य में से अ प्रश्न होता है, जिसमें से एक प्रश्न होता है 4 अंक का और दूसरा पद्य विभाग का एक प्रश्न होता है, वो भी होता है 4 अंक का। विभाग 4 होता है भाषा अध्ययन व्याकरण का, जो होता है 14 अंक का, जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं और 9 10 11 तीन प्रश्न जो होते हैं 2 2 अंक के होते हैं। और विभाग नंबर 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन, सबसे बड़ा प्रश्न अंक लेता है ये 26 अंक, जिसके अंदर पत्र लेखन होता है, विज्ञापन होता है, वृत्तांत होता है, कहानी होता है, निबंध होता है, सारी चीजें इसी के अंदर होती है। इसके पश्चात हम देखेंगे हमारी अनुक्रमणिका में हमारे पूरक पठन कितने हैं। तो हम अपनी पहली इकाई में देखेंगे, पहली इकाई में हमारा पूरक पठन पहले ही है डिनर पूरक पठन, ये गद्य पूरक पठन है, यहाँ एक हो गया। दूसरा है भाषा का प्रश्न, ये भी गद्य पूरक पठन है। डिनर वर्णनात्मक कहानी है गजेंद्र रावत जी की। भाषा का प्रश्न है पूरक पठन, जो भाषण है ये महादेवी वर्मा जी की। और 12वां है गजलें, पूरक पठन है ये अदम गोडवी जी की। उसके बाद इसमें हमको 3 मिल गए पहली इकाई में। उसके बाद दूसरी इकाई में हम देखेंगे हमारे पास कितने पूरक पठन है। इसमें भी हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, ब्रैकेट में आपको मेंशन करके दिया हुआ है, देखिए। इसमें भी हम देखेंगे तो चौथे क्रमांक पे है बटोहिया पूरक पठन, ये लोक भाषा गीत है रघुवीर नारायण जी की। और बातचीत,
पूरक पठन है। साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू टाइप है, दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी की। और 11वां है दुख पूरक पठन, मनोवैज्ञानिक कहानी है यशपाल जी की। तो 3-3-6 है, जिसमें 2 पद्य पूरक पठन है और 4 गद्य पूरक पठन है। तो आज बच्चों हम देखेंगे कि हमें प्रश्न कैसा आता है। विभाग 3 जो होता है, पूरक पठन प्रश्न क्रमांक 3, कुल अंक 8 होते हैं। पठित गद्यांश अंक 4 लेता है और पठित पद्यांश अंक 4 लेता है। अब आज का हमारा मुख्य टॉपिक क्या है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो है प्रश्न क्रमांक 3 का क्वेश्चन नंबर आ। जो होता है वो पूरक पठन का पठित गद्यांश होता है। जो मैंने कहा 4 थे, 4 गद्य थे, जैसे अपने डिनर वगैरह थे, डिनर, बातचीत, दुख, ये सब थे। तो वो उसके बारे में नहीं बताने जा रही हूँ मैं, सिर्फ बटोहिया और गजलें, ये 2 जो पद्य पूरक पठन है, इस पर आधारित किस तरह के प्रश्न आते हैं और इस पर हमको इन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखने हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। और मेरे पास जितने उदाहरण अवेलेबल थे वो सारे मैंने आपके सामने आज प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो ये प्रश्न कैसा होता है, विभाग 3 पूरक पठन प्रश्न 3, पठित पद्यांश कुल अंक 4, आकलन कृति कितने नंबर की होती है, 2 नंबर की, और अभिव्यक्ति 25 से 30 शब्दों में, या अर्थात 6 से 8 पंक्तियों में उत्तर लिखना होता है। 25 से 30 शब्दों में मतलब 6 से 8 पंक्तियों में उत्तर लिखो, उसके लिए अंक होते हैं 2 अंक। अब हम आगे देखेंगे कि इसके नियम क्या है। इसका नियम है, आपके अगर आपने कभी 21 सेट आपके पास होगा तो आप देखे होंगे, उसमें एक ऐसा पेज है, जब पूरक पठन पद्य विभाग खुलता है तो उसमें ऐसा एक पेज है, उसमें ऐसा लिखा रहता है, ध्यान में रखें। कृति पत्रिका के पूरक पठन विभाग में प्रश्न 3 आ में पद्य पाठों में से 6 से 8 पंक्तियों का एक पद्यांश दिया जाएगा। इस पद्यांश पर आधारित 2-2 अंकों की निम्नलिखित कृतियां होंगी। कृति अ 1 आकलन 2 अंक, कृति अ 2 स्वमत अभिव्यक्ति 2 अंक। इसके पश्चात हम देखेंगे बच्चों उदाहरण। उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण मैंने आपको कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 ही पद्य पूरक पठन है, तो आपको इसमें तो कोई बहुत ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। और गजलें और बटोहिया ये दोनों ही बहुत प्यारी कविताएं हैं, जो मन को भाती हैं और याद भी हो जाती हैं आसानी से। बटोहिया तो इतनी अच्छी लगती है गाने में, और गजलें तो सबको अच्छी लगती हैं सुनने में, सुनाने में। जैसे ये गजलें हैं, इसमें ऐसे इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में आता है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये आपको पेज नंबर के साथ दिया हुआ है। जैसे इस तरह का आपको 6 से 8 पंक्तियों का ये दिया रहेगा एग्जाम में, और आपको इसके नीचे प्रश्न दिए रहेंगे, जैसे जहां पर भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता, जहां पर भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता, वो ईंटों का मकान होता है लेकिन घर नहीं होता। इस तरह से लेके आपको 6 से 8 से 10 पंक्तियों का एक आपको पद्य विभाग दिया रहेगा, और उसके नीचे आपको प्रश्न दिए रहेंगे, जैसे वाक्य पूर्ण कीजिए। ये कृति दी हुई है, ये कृति दी हुई है 2 अंक की, और उसके नीचे स्वमत अभिव्यक्ति है 2 अंक की। 25 से 30 लाइनों में लिखना है, 25 से 30 शब्दों में लिखना है, अर्थात 6 से 8 पंक्तियों में आपको उत्तर इनका लिखना है। प्रश्न क्या है, घर वही होता है, हम उन्हीं से मिलते हैं, फूल वही खिलते हैं, जुगनू कभी यह नहीं बन पाता। और स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न क्या है, मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है। इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं, 25 से 30 शब्दों में लिखिए।
लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस पद्यांश को आपको 2 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको उन प्रश्नों के उत्तर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लेकिन प्रश्नों के उत्तर आपको कविता के फॉर्म में या गजल के फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको गद्य के तरीके से लिखना है। समझ में आया? अब हम इसको देखेंगे। जैसे कि मैंने पहली 2 पंक्तियां बता दी आपको पढ़ के। दूसरी पंक्ति ऐसे पढ़नी है कि जो अपने देश पर कटने का जज्बा ही न रखता हो, जो अपने देश पर कटने का जज्बा ही न रखता हो, वो चाहे कुछ भी हो सकता है लेकिन सर नहीं होता। जो समझौते की बातें हैं, जो समझौते की बातें हैं, खुले दिल से ही होती हैं। जो हम मिलते हैं उनसे, हाथों में खंजर नहीं होता। हकीकत और होती है, नजर कुछ और आता है। हकीकत और होती है, नजर कुछ और आता है। जहां जहां फूल खिलते हैं, वहां पत्थर नहीं होता। जो एक सीमा में रहकर रोशनी देता है बेदिल को, जो एक सीमा में रहकर रोशनी देता है बेदिल को, वो जुगनू होता है लेकिन कभी दिनकर नहीं होता है। दिनकर अर्थात सूर्य। अब हम देखेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर कैसे होते हैं। घर वही होता है जहां भाइयों में प्यार होता है। हम उन्हीं से मिलते हैं जिनके हाथ में खंजर नहीं होता है। फूल वहीं खिलते हैं जहां पत्थर नहीं होते हैं। जुगनू कभी यह नहीं बन पाता। क्या नहीं बन पाता? दिनकर। यानी जुगनू जो है, कैसा होता है जुगनू? थोड़ी देर जलता है, बंद होता है, जलता है, बंद होता है, जलता है, बंद होता है। लेकिन सूर्य कैसा होता है? सूर्य का प्रकाश अजर अमर है। सूर्य के प्रकाश से ही सारी धरती में उजियारा हमेशा छाया रहता है। उसी से ही सारे तारे, ग्रह हमेशा प्रकाशित रहते हैं। अब कृति का प्रश्न क्या था? कृति का प्रश्न क्या था हमारा सोमत का? मनुष्य तभी मनुष्य है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष नहीं करता। इस पर विचार स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रकृति 2 प्रकार की है, आंतरिक और बाह्य। बाह्य प्रकृति को अपने वश में कर लेना बड़ी अच्छी और गौरव की बात है, पर जब मनुष्य अंतः प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है तो यह और बड़े गौरव की बात होती है। ग्रहों और तारों का नियमन करने वाले नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेना गौरवपूर्ण है, पर मनुष्य जाति की वासनाओं, भावनाओं और इच्छाओं का नियमन करने वाले जान नियमों को जान लेना उससे अनंत गुना अधिक गौरवपूर्ण है। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। जो सोमत वाले प्रश्न होते हैं, ये मैंने कई बार बताया है कि ये आपके स्वयं के मत हैं। ये ये किसी और का लिखा हुआ है। मेरा मत कुछ और हो सकता है, आपका मत कुछ और हो सकता है, दूसरे का मत कुछ और हो सकता है, परंतु वो मत उस टॉपिक से, उस प्रश्न से रिलेटेड होना चाहिए। उस प्रश्न से अलहदा यानी अलग नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। ये है, ये बटोहिया का है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे हिम खोए खोहरे बटोहिया। एक द्वार घेरे रामा हिम कुतलवा से, 3 द्वार सिंधु घरावे रे बटोहिया। जाहु जाहु भैया रे बटोही हिंद देखी आओ, जहवा कहूं के कोयल बोले रे बटोहिया। पवन सुगंध मंद अगर चंदनवा से, कामिनी विरह राग गावे रे बटोहिया। गंगा रे जमुनवा के झिलमिल पनिया से, सरुज झमकिल हरावे रे बटोहिया। ब्रह्म पुत्र पंचनद घरत निस दिन, सोनभद्र
नीचे चला गया, नहीं रहा है। टास्क बार के नीचे चला गया है, नीचे वाली लाइन। कोई बात नहीं, मैं आगे बता दूंगी फिर से उसको। तो ये इस तरह से इन पंक्तियों को आपको 2-3 बार पढ़ लेना है, और उसके बाद नीचे प्रश्न आपको इस तरह से दिए रहेंगे। कविता में आई वनस्पतियों के नाम लिखिए। ये दो दो कृतियां इसमें दी गई हैं, तो अर्थात ये दो कृतियां कितने कितने मार्क्स की होंगी? ये 1 नंबर की होगी और ये 1 नंबर की, और ये स्वमत अभिव्यक्ति दो क्रमांक की, 1 1 2, यानी टोटल कितने क्रमांक की हो गई? 4। अब इसके उत्तर हम देखेंगे। कविता में आई वनस्पतियां क्या है? अगर और चंदन। अगर और चंदन। आपको लास्ट वाला प्रश्न था, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया, गंगा रे जमुनवा के झिलमिल पनिया से सरजू झमकी लहरावे रे बटोहिया, ब्रह्मपुत्र पंचनद घर तनिस दिन सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। इसमें आपने देखा होगा, इसमें क्या बोला गया है? कविता में आई वनस्पतियों के नाम। कविता में दो वनस्पतियां आई हैं, अगर और चंदन। देखो, अगर और चंदन आई है, यहाँ है ना, पवन सुगंध मंद अगर चंदनवा से। अगर आप कविता देखोगे, अगर आप कविता देखोगे तो यहाँ पे दिया है, ये देखो, पवन सुगंध मंद अगर चंदनवा से। दो यहाँ पे वनस्पतियों के नाम आए, अगर और चंदन। पद्यांश में आए इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखिए। समुद्र और सुंदर स्त्री। समुद्र के लिए क्या आया है? सिंधु। समुद्र के लिए क्या आया है यहाँ पे? सिंधु। सिंधु घर आवे रे बटोहिया, और सुंदर स्त्री के लिए आया है कामिनी। ठीक है, सिंधु सिंधु सुंदर स्त्री के लिए क्या आया है? कामिनी। उसके बाद है प्रश्न, भारत देश को महान बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 25 से 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत हमारी मातृभूमि है। हम अपनी जन्मभूमि को दिलो जान से प्यार करते हैं। भारत विश्व का श्रेष्ठ देश है। हमारे ही देश ने विभिन्न संस्कृतियों को अपनाया है। यही एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं तथा पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ लोग होली, दिवाली, रमजान, बैसाखी तथा क्रिसमस मिलजुल कर साथ मनाते हैं। हमारे देश की कला संस्कृति प्राचीन काल से उत्कृष्ट मानी गई है। यही नहीं, हमारा देश तो ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और साहित्य में हमेशा अग्रणी रहा है। असंख्य महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। इन महापुरुषों ने विश्व का नेतृत्व किया है। अपने देश की अनेकता में एकता की इस छवि को मैं प्रणाम करता हूँ। ये इसका उत्तर होगा। इसी की तरह आप और भी इसमें बातें अपनी जोड़कर उत्तर बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक और उदाहरण है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के आधार पर कृतियां कीजिए। ये भी बटोहिया का ही है। नानक कबीर गौर शंकर श्री राम कृष्ण, अलख के बतिया बतावे रे बटोहिया, विद्यापति कालिदास सूर जयदेव कवि, तुलसी के सरस सरल कहानी रे बटोहिया, जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ, जहां सुख झूले ध्यान खेत रे बटोहिया, बुद्ध देव पृथु विक्रमार्जुन, यानी विक्रम और अर्जुन, शिवाजी के फिर ही सुध आवे रे बटोहिया। इसकी थोड़ी सी पंक्ति आगे भी है। अपर प्रदेश देश सुभग सुधर सुघर बेस, मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया,
सुंदर सुभूमि भैया भारत के भूमि जेही जन रघुबीर सिर नावेरे बटुहिया। इसके लिए प्रश्न है, पद्यांश में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द हृदय, हृदय के लिए प्रश्न, हृदय के लिए उत्तर आया है हिय, और अगोचर के लिए उत्तर आया है अलख। देखोगे कहाँ पे आया है उत्तर? आप लोग यदि इसको 2 बार और अच्छी तरह से देखोगे, इसको अगर किसी ने पहले गा के अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको याद भी हो गया होगा। बहुत ही प्यारी कविता है ये। देखो, अलख है ना, अगोचर के लिए अलग आया है, और हृदय के लिए ही आया है, ही। ठीक है। तुलसी के सरल बटु जाओ जाओ रे बटु, देखिए आओ, ये देखिए, फिर सिर, फिर ही सुध आवे रे बटोइया। फिर ही यानी दिल में, हृदय में, सुध यानी ध्यान आता है, दिल में बहुत याद आती है अपने देश की। उसके बाद है पद्यांश में आए संत कवियों के नाम लिखो। संत कवियों के नाम लिखना है यहाँ पे, 2 संत कवियों के नाम लिखने। तो 2 संत कवि के नाम कौन से आए हैं इसमें? आए हैं, देखो, अगर आप इसको फिर पढ़ोगे आराम से आपको इसमें 2 संत कवियों के नाम मिल जाएंगे। देखिए, विद्यापति, कालिदास, सूर, जयदेव। तो इसमें से तुलसी, इसमें से 2 ले लीजिए आप, तुलसीदास और सूरदास के नाम लिख दीजिए, 2 हो गए। उसके बाद है एक आपको प्रश्न है, देश पर मर मिटने वाले ही शहीद कहलाते हैं। इस विषय पर आप अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसके लिए उत्तर है इस प्रकार का, देश की आजादी और मातृभूमि की रक्षा के लिए जो स्वाभिमान पूर्वक अपने प्राणों को निछावर करते हैं, वे व्यक्ति ही सच्चे शहीद कहलाते हैं। साधारण मौतों और शहीदों की मौतों में बड़ा अंतर होता है। जो साधारण तरीके से मर जाते हैं उनको तो कोई याद नहीं करता, उनके घर वाले केवल उनकी याद में रोते हैं, बिलखते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जो शहीद मरते हैं, उनको, उनके लिए तो पूरा देश जिंदगी भर याद करता है, हमेशा याद करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उनको याद करते हैं। ये अंतर होता है। एक तो मरकर मिट जाते हैं और दूसरे मरकर अमर हो जाते हैं, ये अंतर होता है। साधारण मनुष्य का जीवन तो भाग दौड़ में ही खप जाता है, पर भाग्यशाली वे लोग होते हैं जो देश और समाज के काम आते हैं। सामान्य जीवन तो एक गंध रहित फूल सदृश होता है, जो उगता है और धूल में मिल जाता है, किंतु शहीद होने वालों का जीवन उस सुगंधित फूल के समान होता है, जो सदियों सुगंध देता रहता है। समझ में आया बच्चों आप लोग को? शहीद होने वालों का जीवन सुगंधित फूल के समान होता है, जो सदियों सुगंध देता रहता है। जैसे फूल जो होता है, पुष्प जो होता है, वो मिट जाने के बाद भी इत्र के समान हमेशा सुगंध देता रहता है। इसके पश्चात हम लोग एक और उदाहरण देखेंगे। ये है, ये भी बटोहिया का ही है। ब्रह्मपुत्र पंचनद गहरत निस दिन, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। ऊपर अनेक नदी उमड़ी घुमड़ी नाचे, जुगनू के जदुआ जगावे रे बटोहिया। आगरा प्रयाग काशी दिल्ली कलकत्ता से मोरे प्राण बसे सरजू तीरे रे बटोहिया। इसके लिए प्रश्न है नीचे, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम अगर आप ऊपर ही देखेंगे तो यहीं पे आपको शहर 4 दिखाई देंगे, आगरा, प्रयाग, काशी, दिल्ली, कलकत्ता। 5 है, 5 में से आपको 4 शहरों के नाम यहाँ पे लिख देने, आगरा, प्रयाग, काशी, दिल्ली, कलकत्ता। इसमें से 4
शहरों के नाम आपको सीधे सीधे यहाँ उठाकर लिख देना है, 2 क्रमांक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद स्वमत के लिए प्रश्न है, नदी स्वच्छता की उपाय योजना पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए, जो कि आज के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। स्वमत वाले जो प्रश्न होते हैं बच्चों, ये आपके जीवन को भी उजागर करते हैं, आपको सोचने पर भी मजबूर करते हैं। स्वमत यानी अपना मत प्रकट करना, आप उस पर विचार करते हो, अपना मत प्रकट करते हो, अर्थात आपको अपने मत को वहां पे व्यक्त करना है। आप अपना जब मत व्यक्त करते हो तो उसमें अच्छी बातें डालते हो, उस पे आप अपना विचार व्यक्त करते हो, आप खुद उसके उसके लिए सोचने पर एकदम मजबूर हो जाते हो और अच्छी बातें उस पे लिखने के लिए मजबूर हो जाते हो कि नहीं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो नदी स्वच्छता की उपाय योजना, अभी नदी को स्वच्छ रखने के लिए क्या उपाय योजना की जानी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है। इस पर इसका उत्तर हम देखेंगे कि किस तरह का होना चाहिए। आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती है जो हमारे सामने उपस्थित है। औद्योगिक विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक बढ़ रहा है। उपयोगितावाद के हाथों में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जैसे वन, जंगल, उनको काटा जा रहा है, जमीन को साफ किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वर्षा जो है कम हो गई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। संतुलन बिगड़ते ही जल तथा वायु दोनों ही प्रदूषित हो गए। जल प्रदूषण के कारण जल पीने और नहाने योग्य नहीं रह जाता। जब कल कारखाने का प्रदूषित जल नदियों या समुद्र में डाल दिया जाता है, कल कारखाने यानी जो कारखाने होते हैं वहां का जो प्रदूषित जल होता है, जो केमिकल्स होते हैं, गटर की पाइपलाइंस होती है, जब वो नदियों में डाल दिया जाता है तो उससे वो पानी जो है, वो जल जो होता है प्रदूषित हो जाता है। तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल नवीन है पण सुका है तथा ड्रेनेज से आने वाले जल का शुद्धिकरण करके ही नदी में डालना चाहिए। नदी में पशुओं को नहीं नहलाना धुलाना चाहिए। नदियों के किनारे लोग मलमूत्र का विसर्जन न करें। यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो नदी को स्वच्छ बनाए रखा जा सकता है। अगर हम लोग अभी इन दिनों हम लोग ध्यान देंगे तो कई सारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। कोरोना का भी हम देख रहे हैं कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो गटर साफ करने वाले लोग हैं उनमें भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, क्योंकि जो मलमूत्र त्याग करते हैं कोरोना पेशेंट्स, तो उनके मलमूत्र में भी कोरोना के विषाणु जीवाणु पाए गए हैं। तो वो जो विषाणु जीवाणु है वो गटर के द्वारा पानी में जा रहे हैं और वो गटर साफ करने वालों के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। तो जब उसके सैंपल्स, गटर के कचरे का सैंपल लेके उसको चेक किया गया तो उसमें भी पता चला कि वो गटर में भी जीवित रह सकते हैं, इतना खतरनाक है। उसके बाद बर्ड फ्लू आया, स्ट्रेन आया। तो हमने प्रकृति के साथ में इतना दुर्व्यवहार किया है कि प्रकृति अब हमसे बदला ले रही है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्रकृति का इतना दोहन नहीं करना चाहिए, प्रकृति के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, जल का ज्यादा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैंने कुछ गृह कार्य आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका वो गृह कार्य कंप्लीट करके अपने अपने कक्षा अध्यापक या अपने जो हिंदी के सब्जेक्ट टीचर्स होंगे उनको दिखा दीजिएगा, या अपनी प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट करके रखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा।
ये एक है आपका, ये गजल से लिया गया है एक उदाहरण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सोमत अभिव्यक्ति का है। प्रश्न मैं बोल देती हूँ, शायद आपको बराबर विजिबल नहीं होगा। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण उत्तरदायित्व विद्यार्थियों के ऊपर है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? 25 से 30 शब्दों में लिखिए। सेकंड है, ये बटोहिया से लिया हुआ है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। किसी को यदि कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। प्रियांशु, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। बच्चों कुछ पूछना है किसी को? हैंड रेस कीजिए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को अतुल कौन है, किसको स्क्रीनशॉट लेने में समस्या हुई है? कौन सा वाला पेज चाहिए तो बोलो, तो मैं फिर से शेयर करूँ। तो बच्चों आप लोगों को किसी को कुछ नहीं पूछना है? भारत के कुछ कारकों। अच्छा, ठीक है, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीनशॉट। एक बच्चा चैट कर रहा है सर, उसको स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है। तो ये शेयर कर दीजिए मैडम वो हाँ, मैं स्क्रीन। शेयर करती हूँ। हाँ।
ये सारे पेजेस उदाहरण, क्वेश्चन और आंसर के साथ में है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस। अभी किसी को डाउट है कुछ? शायद मैडम कोई नहीं पूछना चाहता है। और हम्म। आपने अभी स्क्रीन शेयर भी किया, तो जिन बच्चों को जो भी लिखना था जी देख अपना लिख ले रहेंगे, तो अभी आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। लीव कर देना सर। ओके हाँ मैडम। ओके, थैंक यू सर।